हाय एवरीवन, वेलकम टू इंटरमीडिएट एकेडमी। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिए, हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अभी तक बच्चों क्या हुआ कि हम लोगों ने एक चार्ज लिया, मतलब एक आवेश लिया था। ठीक, अब उस आवेश के कारण किसी दूसरे आवेश पर लगने वाले बल को कैलकुलेट किया। ठीक, और फिर एक चार्ज लिया और एक चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी इंटेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। वो क्या होता है? 1/4πε0K और Q/r²। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वैद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो आओ बच्चों, आज की टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया मैंने दे दिया जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, और अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत विभव क्या होती है। वैद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो बच्चों, वैद्युत विभव क्या होती है? सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, क्योंकि बच्चों यहीं से वैद्युत विभव की डिफिनेशन निकल के आएगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक बच्चों, अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये एक चार्ज है प्लस क्यू, तो इसकी एक फील्ड होगी। ये एक वैद्युत क्षेत्र है किसी चार्ज का। अब वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में ये चार्ज, जब कोई दूसरा आवेश हम लोग लाते हैं, धन परीक्षण आवेश जिसे हम लोग कहते हैं, जब कोई दूसरा परीक्षण आवेश लाते हैं तो ये चार्ज उस पर बल लगाता है। ठीक, अब जब बल लगा रहा है तो ये तो यहाँ भी लगाएगा, ये भी आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र फैला होता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी चार्ज के चारों तरफ फैला होता है। तो अब ये जो फोर्स है वो हर डायरेक्शन से, मतलब हर दिशा में लगेगा। तो अब जब कोई आप एक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर लाते हैं, ठीक, ये मान लो कोई बिंदु है बी, तो चूंकि अब इस पर एक फोर्स लग रहा है बाहर की दिशा में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि धन परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा ही पॉजिटिव लेते हैं, और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया था कि इस चार्ज को हम लोग क्यों हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो बच्चों, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, और अगर हम लोग इस चार्ज को यहाँ पे लाएं, मतलब कि ये कोई पॉइंट मान लीजिए ये है, ठीक, तो इस चार्ज पर, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने के लिए, चूंकि हम लोग इस चार्ज के और समीप ला रहे हैं, तो चूंकि वैद्युत बल का मान जैसे जैसे हम लोग इस चार्ज के निकट आते हैं तो वैद्युत बल का मान बढ़ता जाता है। तो अब हम लोगों को, चूंकि वैद्युत बल का डायरेक्शन इधर है, हम लोगों को इस चार्ज को इधर लाना है, तो हम लोग इस पे क्या करेंगे? इस चार्ज पर एक बाह्य बल लगाएंगे। तो बच्चों, क्योंकि जब तक कोई बाह्य बल इस चार्ज पे नहीं लगाएंगे तो ये वैद्युत बल के कारण उधर फेंक दिया जाएगा। और अब चूंकि मुझे चार्ज को यहाँ लाना है, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र के, जिस चार्ज के कारण, जिस आवेश के कारण ये वैद्युत क्षेत्र है उसके निकट लाना है, तो हम लोग इस जो चार्ज है, ये जो आवेश है, इस पर एक बाह्य बल लगाएंगे। तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक जो बाह्य बल लगाते हैं हम लोग, चूंकि ये आवेश एक अंक आवेश अगर हम लोग मानते हैं,
तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, वैद्युत विभवांतर बराबर वैद्युत विभवांतर मतलब VA, ये क्या है, ये है B, ठीक, और ये है ये। तो B को हम लोग A से लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बच्चों, W B से A बटे, अब चूंकि हम लोग धन परीक्षण आवेश यूज करते हैं, तो जब मैंने कहा था कि जब भी कोई धन परीक्षण आवेश Q0 हम लोग, जब मतलब कि धन परीक्षण आवेश हम लोग कहीं भी यूज करेंगे तो हम लोग उससे इसको डिवाइड भी कर देंगे, मतलब भाग भी दे देंगे। तो इन दोनों बीच के बिंदु, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चूंकि बच्चों अगर हम लोग चूंकि इस चार्ज को यहाँ तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, किसके बराबर होगा, इस चार्ज पर जो इस साइड में बल लग रहा है उस बल के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। तो क्या इस चार्ज पे कितना बल लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, और वो भी उस डायरेक्शन पे लग रहा है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, VB माइनस VB मतलब जो यहाँ से यहाँ तक जो वैद्युत बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, W ये माइनस हो जाएगा B माइनस A बटे Q0। तो बच्चों अब चूंकि अगर इसे ये है क्या, बाह्य बल है, और ये है बच्चों वैद्युत बल, ठीक। तो चूंकि अगर वैद्युत बल के टर्म में हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, B से A, मतलब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में वैद्युत बल का जो ऋणात्मक मान है उसके बराबर हम लोग बाह्य बल लगाएंगे, तब ये यहाँ से यहाँ लाया जा सकता है। तो अब डेफिनेशंस क्या बनती है बच्चों वैद्युत विभवांतर की, कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को, चूंकि अब ये धन परीक्षण आवेश अगर एकांक ले लेते हैं हम लोग, अगर इसको 1 मान लेते हैं या इसको 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा बच्चों, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। ओके बच्चों, तो अब आप लोगों को शायद वैद्युत विभवांतर क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वैद्युत विभव की ओर। जैसा कि बच्चों मैंने कहा था कि यह पूरी यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब वैद्युत के आवेश के आसपास ही घूमेगी। तो आप अभी तक देख रहे हैं कि वैद्युत आवेश हर टॉपिक में इन्वॉल्व है, वैद्युत आवेश के कारण ही हम लोग क्या कुछ हो रहा है उसको पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कोई चार्ज है और अब हम लोग इसको चेंज करेंगे वैद्युत विभवांतर, चूंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव, क्योंकि आज का हम लोगों का टॉपिक चूंकि वही है वैद्युत विभव, और इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चों, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब वैद्युत विभव। अब विभव क्या होता है, मान लीजिए ये कोई चार्ज है Q और इसकी एक कोई फील्ड है, अब ये कोई एक फील्ड है। तो चूंकि अब आप लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग इस आवेश से दूर जाते हैं वैद्युत बल का मान भी घटने लगता है और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो भी घटती जाती है, क्योंकि वैद्युत बल क्या होता है बच्चों, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे r², और ये क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। तो बच्चों चूंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये देखो चूंकि r² यहाँ भी व्युत्क्रमानुपाती है फोर्स के भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी, मतलब बल के भी अनुक्रमानुपाती है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी व्युत्क्रमानुपाती है दोनों के।
तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैद्युत बल का मान घटता जाएगा और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका भी मान घटता जाएगा। तो अब बच्चों अब मान लीजिए ये कोई इनफाइनाइट डिस्टेंस है जिसको हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं। तो ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र में कोई एक पॉइंट है, ठीक बच्चों। तो अब चूंकि इस यहाँ पे कोई धन परीक्षण आवेश है Q0, ओके। तो अब यहाँ से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होता है उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। अब चूंकि यहाँ से हम लोग देखेंगे, चूंकि यहाँ पे तो कुछ विभव का मान होगा, ये मान लीजिए पॉइंट ये है, ये मान लीजिए पॉइंट बी है, यहाँ पे तो कुछ विभव का मान होगा वी ए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे वी इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि बच्चों जो वैद्युत विभव होता है इनफाइनाइट पे वो 0 होता है। तो अब चूंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, तो अब चूंकि यहाँ से तो आवेश को यहाँ तक लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इंटर करेगा तो अब इसमें हम लोगों को एक बाह्य बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस परीक्षण आवेश पर जैसे ही ये परीक्षण आवेश यहाँ पहुँचा, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक है, तो अब ये जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र में आएगा तो इस पर इस चार्ज के कारण बल लगने लगेगा। अब जब बल लगने लगेगा तो बल तो चूंकि आवेश से को इस आवेश से दूर करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि मुझे इस आवेश को धन परीक्षण आवेश को यहाँ तक लाना है, तो क्या करेंगे बच्चों, बाह्य बल लगाएंगे, वो भी कितना, जो वैद्युत बल है उससे थोड़ा सा ज्यादा। चूंकि अब मान लीजिए आप यहाँ हैं और एक बंदा यहाँ है, आप इसको पुश कर रहे हैं और वो आपको पुश कर रहा है, मतलब एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। तो चूंकि जब तक बल बराबर रहेगा तब तक कोई नहीं धक्का मार पाएगा, ना आप उसे गिरा सकते हैं ना वो आपको गिरा पाएगा। तो अब बच्चों, लेकिन जैसे ही आपका बल थोड़ा सा भी बढ़ा, हल्का सा, तो वो गिर जाएगा, या फिर उसका बल थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा तो आप गिर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग चूंकि बहुत हल्के बल से इस क्षेत्र में इंटर कर जाते हैं, इसीलिए वैद्युत बल और बाह्य बल को लगभग ये मान के चलिए इक्वल लिया जाता है, ठीक बच्चों। तो अब चूंकि इस क्षेत्र पे जैसे ही इसके फील्ड में इंटर करेगा वैसे ही इस चार्ज द्वारा इस पर बल लगने लगेगा। तो अब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो अब इसकी वैद्युत भी, अब चूंकि बच्चों जो है इस पॉइंट पर क्या है, इस पॉइंट पर जो वैद्युत विभव है वो 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग थोड़ा पहले मिटाते हैं। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, चूंकि VA माइनस VB इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, W होगा। क्या, इस पॉइंट को मतलब इनफाइनाइट है B, तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टू A, बाह्य बल और बटे Q0, ठीक बच्चों। तो अब चूंकि इस पॉइंट पर विभव का मान 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू W इनफाइनाइट से A तक बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे Q0। अब चूंकि इस बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो क्या हो जाएगा, इसको इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। और इसी को अगर हम लोग वैद्युत बल के टर्म में वो करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइट टू A और ये हो जाएगा वैद्युत बल बटे Q0, क्योंकि जैसे ही चूंकि वैद्युत बल इस डायरेक्शन में है तो इसका जो मान है हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो बच्चों अब तो आप लोगों को वैद्युत विभव समझ में आ गया होगा। अब एक बार डिफिनीशन इसकी भी सुनते हैं।
कि किसी एकांक, अब मान लीजिए ये एकांक परीक्षण है, अगर Q नॉट को हम लोग एकांक लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे Q नॉट को एकांक लेते हैं तो किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो अब बच्चों आप लोगों को वैद्युत विभव समझ में आ गया होगा। अब वैद्युत विभव के बारे में कुछ और चीजें देख लेते हैं। फटाफट पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। अब ये हो गया आपका वैद्युत विभव, ठीक। अब मान लीजिए ये कोई, अच्छा ये क्या है, मैंने कहा कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत विभव होता है, ठीक। तो अब बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये मान लीजिए कोई एक डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच का, तो हम लोग कैसे निकालते हैं कि A से B, मतलब ये क्या हो जाएगा B to A, मतलब अगर ये दोनों बीच पॉइंट के बीच का हम लोगों का डिफरेंस निकालना है तो B से A तक लाने में जो कार्य होगा वही होगा विभवांतर। तो बच्चों ये क्या होगा, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे Q नॉट। विभवांतर अभी मैंने बताया कि विभवांतर क्या होता है, तो चूंकि ये होता है तो बाह्य बल द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, बाह्य बल द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB, मतलब इस A पॉइंट जो A बिंदु है उस पर विभवांतर, जो B बिंदु आप ले रहे हैं उस पर विभवांतर इंटू Q नॉट। अब ये बताइए कि क्या ये जो इस पॉइंट पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है यही विभवांतर होता है एकांक धन परीक्षण आवेश के लिए। तो अब क्या ये बल जो कार्य है वो क्या पथ पर डिपेंड करता है, नहीं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक चार्ज है, अब इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर आप लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में अगर आप लोग यहाँ से इस तरह चार्ज लाएं या इस तरह लाएं, या फिर मान लीजिए W1 है, ये है W2 और ये है W3, तो क्या अब ये दोनों कार्य अलग अलग होंगे तो विभव का मान नहीं बदल जाएगा। तो बच्चों चूंकि विभव का मान इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो वैद्युत विभवांतर होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए क्यों वो कांस्टेंट होता है, इसी तरह हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये कांस्टेंट कैसे है। चूंकि वैद्युत विभव का मान आप यहाँ से देखेंगे तो वो पथ पर डिपेंड नहीं करता, मतलब वो पथ पर निर्भर नहीं करता। तो जब पथ पर निर्भर नहीं करता तो आप चाहे यहाँ से लेके आइए, चाहे यहाँ से लेके आइए, चाहे यहाँ से लेके आइए, वो कार्य समान होगा। मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, W1 = W2 = W3, मतलब वैद्युत क्षेत्र में जो विभवांतर है वो पथ पर निर्भर नहीं करता, ठीक। और अब एक दूसरी पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, मतलब वैद्युत क्षेत्र हो गया बच्चों, ठीक। अब ये इसकी वैद्युत क्षेत्र है, तो चूंकि इस डायरेक्शंस में बल लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी जैसे जैसे हम लोग दूर जाते हैं वो क्या होती है बच्चों, घटती जाती है, और बल का मान भी घटता जाता है। तो अब हम लोग विभवांतर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जैसे जैसे हम लोग, चूंकि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है, ठीक, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स कम है, वैद्युत क्षेत्र भी कम है, तो बच्चों इस पॉइंट पर जो विभव होगा, ठीक,
इस पॉइंट पर जो विभव होगा वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अब जब फोर्स कम है तो आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में कम बल लगाना पड़ेगा, मतलब बाह्य बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब हम लोग इस चार्ज के काफी निकट मतलब काफी पास लाएंगे इस आवेश को, धन परीक्षण आवेश की उनाट को, तो अब यहाँ पे चूंकि उस डायरेक्शन में फोर्स बहुत ज्यादा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी ज्यादा है, तो बच्चों इस आवेश को, धन परीक्षण आवेश को यहाँ से इस पॉइंट तक लाने के लिए हम लोगों को ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो बच्चों अब यहाँ से क्या निकल के आया कि हम लोग जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में मतलब अंदर जाएंगे चार्ज के ओर, जो चार्ज है यहाँ पे मान लो Q, तो जैसे जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत बल की दिशा ये है, तो बच्चों ये दोनों क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ध्यान देना, वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र में दिशा होती है। तो जैसे जैसे हम लोग इस क्षेत्र में जाएंगे विभव का मान घटता जाता है, वैद्युत क्षेत्र में विभव का मान बच्चों घटता जाता है। ये कोई वो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम लोग मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है, ये कोई एक बिंदु है A और ये कोई एक पॉइंट है B, तो अब हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाएंगे। अब ये मान लीजिए यहाँ पर जो विभव है ये है VA और ये है VB, और यहाँ पे क्या है VC एक पॉइंट मान लीजिए, ठीक। अब हम लोग क्या कहेंगे, जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घट रहा है, वह चूंकि बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आप और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वैद्युत क्षेत्र के चूंकि एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है तो इस डिस्टेंस पे, अब मान लो ये कोई डिस्टेंस है, इस चार्ज से हर तरफ ये समान दूरी पर अगर है तो बच्चों उस पर जो बल होगा वो भी समान होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी समान होगी, क्योंकि यहाँ भी समान होगी, यहाँ भी समान होगी, यहाँ भी समान होगी, क्योंकि चार्ज अगर सेंटर में है तो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और उस पर लगने वाला बल बराबर होता है बच्चों। तो अब आप देखिए कि क्या जैसे जैसे हम लोग धन परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर लाते हैं, तो चूंकि ये बिंदु इसके परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी आप लाएंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर होता है, तो बच्चों जैसे ही इस पॉइंट पर लाएंगे, अब इसके कहीं भी ले आए, इस पॉइंट पे लाएं या इस पॉइंट पे लाएं, तो चूंकि जो विभव का मान यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, मतलब कि क्या कि समान वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाओं की लंबवत, जैसे ये बल रेखाएं हैं, ये क्या है बच्चों, बल रेखाएं हैं, तो अब इसके जब लंबवत, अब अगर आप इसे 3D में फील करेंगे तो आपको फील होगा, तो जब बल रेखाओं के लंबवत जो लंबवत किसी भी प्लेन पे या फिर किसी भी रेखा पे जो विभव का मान होता है वो लगभग कांस्टेंट होता है, लगभग नहीं, पूरी तरह कांस्टेंट होता है। जैसे जो विभव का मान इस पॉइंट पे होगा वही विभव का मान उस पॉइंट पर होगा बच्चों। मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि वैद्युत विभव का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, चूंकि VA क्या है, जाते हैं VB से, ठीक, और चूंकि VA इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे वैद्युत विभव का मान घटता जाएगा, तो चूंकि VB भी V से आगे है तो इस पॉइंट पर विभव ज्यादा होगा, और VC भी इससे आगे है तो इस पर भी विभव इससे ज्यादा होगा VA पे, और VB बच्चों क्या हो जाएगा, VC के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि बल रेखाओं के लंबवत रेखा पर वैद्युत विभव का मान सेम होता है, मतलब बराबर होता है हर पॉइंट पर। तो ये रही बच्चों कुछ खास बातें। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये वैद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक छोटा सा फार्मूला है, इसको हम लोग देख लेते हैं। और
इसको मान लीजिए बी ए, ठीक। और जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है बच्चों वो होता है V = ED। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि एक समान है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। तो अब बच्चों अच्छा, अब तो लगभग चीज़ें, अच्छा कुछ और एक बात बता देते हैं यूनिट इसकी, क्योंकि भाई यूनिट नहीं बता रहेगी तो दिक्कत होगी। अब बच्चों देखो नोट में करके इसको लिखो कि वैद्युत विभव की यूनिट क्या होगी, वैद्युत विभव का मात्रक। तो क्या होता है बच्चों, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य बटे क्या होता है, धन परीक्षण आवेश। तो बच्चों बाह्य बल का जो मात्रक होता है वो होता है क्या, जूल। मतलब बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है बच्चों जूल। और जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है बच्चों कूलाम। मतलब विभव का जो मात्रक निकल के आ रहा है तो वो क्या आ रहा है, जूल पर कूलाम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक बच्चों, अब ये इसकी राशि कौन सी होती है, राशि क्या हो जाएगी, अदिश राशि, मतलब स्केलर क्वांटिटी। और इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों, विमा। तो कार्य की विमा क्या होती है, यम एल पे 2 t पर -2 और बटे आवेश की विमा, जैसा कि मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका है, आवेश की विमा होती है AT। अब चूंकि बच्चों इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं तो अब यम है, ठीक, L² है, और t को जब ऊपर हम लोग ले जाएंगे तो t पर -1 आएगा और -2 जुड़ जाती हैं, क्योंकि जब भी बेस समान होता है मतलब आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, t पर -3 और a पर -1। तो ये हुई बच्चों वैद्युत विभव की कुछ कहानी। अब हम लोग देखेंगे वैद्युत विभव की गणना कैसे करेंगे। वैद्युत विभव की गणना, ठीक, मतलब क्या, कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, नहीं तो लिख देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, ठीक, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके बच्चों, तो अब जब बिंदु आवेश के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होके पढ़ना बच्चों, क्योंकि अगर एग्जाम में डेरिवेशंस आता है तो इसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अभी मैंने बताया, इसकी भी इंग्लिश लिख दूं क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ओके बच्चों, सॉरी ब्रैकेट तो यहाँ लगेगा। अब मान लीजिए ये कोई, अब इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मिटाओ जिससे डेरिवेशंस पूरा आ जाए। ओके,
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब यहां से आपको ये कोई आवेश है Q, ठीक है ना, प्लस Q का आपने एक आवेश लिया। अब यहां से हम लोग कुछ दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं। अब यहीं पे अब चूंकि इसकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कुछ ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। लेकिन हम लोगों को जो आवेश को लाना है वो लाना है अनंत से, अनंत ऐसे लिखते हैं ना। तो अब हम लोगों को एक बिंदु को, अब हम लोग यहाँ पे एक वो लेते हैं और एक ये डिस्टेंस लेते हैं और यहाँ पे एक कई बिंदु ले लेंगे, B हो जाएगा, C हो जाएगा, ऐसे ऐसे ले लेते हैं, ठीक। क्योंकि डेरिवेशन करना है तो अभी चीज़ें समझ में आएंगी आप लोगों को। अब बच्चों इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण जब हम लोग अनंत से इसको लाएंगे तो इस पॉइंट पर कुछ अलग, क्योंकि हम लोग पॉइंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों अब आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ अलग होगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अलग होगी। तो चूंकि हर पॉइंट पे लगने वाला बल भी अलग अलग होगा, तो अब चूंकि बच्चों यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको कम कार्य करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लाने पर इसकी अपेक्षा ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक लाने में इसको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। अब बच्चों मान लीजिए कि ये है R मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मानते हैं R1, इसको हम लोग मान लेते हैं R2 और इसको हम लोग ऐसे मान लेंगे बच्चों क्या R3, ठीक। अब हम लोगों ने मान लिया, इतनी सारी चीजें आप लोगों ने मान रखा है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो इस बिंदु पर जो बल होगा, ठीक, और इस बिंदु पर जो बल होगा हम लोग पहले इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये आवेश है Q0 धन परीक्षण आवेश हम लोग लेंगे, ये मत भूलिएगा। तो FA पर जो बल होगा वो क्या होगा बच्चों, Q0 को जब हम लोग यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, अब इन दोनों के बीच लगने वाला पर जो बल होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और इंटू Q0 बटे R², ठीक। अब वैसे ही जब ये आवेश इस बिंदु पर आएगा तो हम लोग ये है बच्चों FP, ठीक। और जब हम लोग इस पर लाएंगे तो FA क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 बटे R²। ये हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं, बाई कूलाम लॉ, COULOUMB, ठीक बच्चों। अब बाई कूलाम लॉ से हम लोग इतना कैलकुलेट कर लिए। ऐसे ही अगर हम लोग FC निकालें मतलब FB निकालें तो क्या हो जाएगा बच्चों, FB क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q इंटू Q0 बटे R, ये है R1, तो ये हो जाएगा बच्चों R²। तो अब जब इन दो ऐसे ऐसे हम लोग हर पॉइंट का तो नहीं, अब अनंत तक तो नहीं निकाल पाएंगे ना, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत दूर तक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट तक निकाल लिए, जैसे आप P पर निकाल लिए FA। तो चूंकि बच्चों अब देखो ये पॉइंट इसके नज़दीक है और ये पॉइंट इसके नज़दीक है, तो जब इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो बल होगा मतलब वो क्या होगा, तो जब हम लोग पॉइंट A और जब P के बीच का जब हम लोग बच्चों बल निकालेंगे तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जैसे FAP, इन दोनों बिंदुओं के बीच का बल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब चूंकि इस पॉइंट पर बल ये है, इस पॉइंट पर बल ये है, तो चूंकि बच्चों दोनों आवेश मतलब दोनों पॉइंट एक दूसरे के काफी नजदीक हैं, तो हम लोग इन दोनों बलों का गुणोत्तर माध्य ले लेंगे। मतलब अब जब हम लोग गुणोत्तर माध्य ले लेंगे तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का बल कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणोत्तर माध्य क्या होता है FA इंटू FP। अब इसको हम लोग आराम से कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये क्या है बच्चों
Q इंटू क्यू नाट बटे आर स्क्वायर, और ऐसे ही हो जाएगा 1/4πε0 के Q इंटू क्यू नाट बटे R1 स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब सेम इसी प्रकार अगर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो देखते हैं कि अब इसी प्रकार लिख लेना यहाँ पे, इसी प्रकार एफ ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो बल होगा वो क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये है R2, ये है R1। अब इसका जब हम लोग गुणोत्तर मान लेंगे तो 1/4πε0 क्यू नाट बटे R1 स्क्वायर और 1/4πε0 Q इंटू क्यू नाट बटे R2 स्क्वायर, क्योंकि ये है एफ बी। तो इसी प्रकार हम लोग एफ बी सी निकाल सकते हैं या सी डी निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि हम लोग अनंत तक तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि एक सीक्वेंस को फॉलो करे और अभी वो करेगा, क्योंकि इसीलिए तो हम लोगों ने ये तो मान रखा है। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ तक की कहानी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो अब यहीं पे सॉल्व करना चाहिए था चूंकि, अच्छा इसको हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं और ये जो एफ बी वाला इक्वेशन है इसे नीचे सॉल्व कर लेंगे। तो अब एफ ए पी क्या आ जाएगा बच्चों, एफ ए पी क्या आ जाएगा 1/4πε0 1/4πε0। तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग चूंकि इसको बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 1/4πε0, यहाँ पे Q इंटू क्यू नाट कर दें तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, क्योंकि ये है आर स्क्वायर, ये है क्या R1 स्क्वायर। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होती है चीज़ें। ओके बच्चों, अब देखिए जैसे अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 1/r स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर। ठीक, क्योंकि R स्क्वायर, लेकिन बच्चों जब रूट से ये वैल्यू हटेगी तो ये R इंटू R1 हो जाएगी, R इंटू R1। ठीक, अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार जब हम लोग एफ ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ए बी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 के और क्या हो जाएगा क्यू नाट बटे R1 इंटू R2। ठीक, अब तो आप लोगों को चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होंगी। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इसको अब मिटाना होगा आप लोगों को, फिगर आप लोगों ने बना ही लिया होगा। अब ये निकल गया, ये निकल गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकाला एफ ए की, ये फिगर हम लोग थोड़ा बना लेते हैं अभी बच्चों। ये है क्या था +2 चार्ज, यहाँ पे पॉइंट P था, यहाँ पे A था, यहाँ पे B था, यहाँ पे C था, ऐसे डाटा इनफाइनाइट था। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है वो है बच्चों ये। तो चूंकि ये बल है और कार्य क्या होता है, कार्य क्या होगा बच्चों, कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो हो जाएगा एफ ए पी इंटू विस्थापन, और विस्थापन क्या है, इन दोनों इसके बीच का डिस्टेंस क्या था r, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था R1। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा, फोर्स लिख लो आप लोग, क्या है 1/4πε0 के, और यहाँ पे Q इंटू क्यू नाट है, और क्या था बच्चों 1 इंटू R और R1 स्क्वायर, और विस्थापन क्या है R, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो है R और ये है R, मतलब ये है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी R1 और ये है R। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा सही से सॉल्व करते हैं।
तो अगर हम लोग बच्चों इसको हम लोग इसके नीचे भेज दें तो ये हो जाएगा Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब इसको जब हम लोग इसके नीचे भेजेंगे तो ये बच्चों आएगा R1 बटे R इंटू R1 स्क्वायर माइनस R बटे ये R1 है, R बटे क्या आ जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस क्या है बच्चों R1। तो क्योंकि हम लोग इसको इस तरह लेंगे नहीं तो अभी बाद में दिक्कत आने लगेगी कैलकुलेशन में। तो अब चूंकि ये बच्चों है R1, अब है R इंटू R1, R इंटू R1, ठीक। अब यहाँ से R कट जाएगा, यहाँ से R1 से R1 कट जाएगा, तो अब क्या बचा Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1 अपान R, 1 अपान R बचना चाहिए, ठीक। हम लोगों ने पहले सही किया था, बाद में गलत कर लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ से क्या कटेगा, R से R कटेगा, तो अब यहाँ पे R1 से R1 कट जाएगा बच्चों वहाँ, और ये है क्योंकि R, तो R से क्या कट जाएगा, अब फिर से लिख देता हूँ, R से R बटे R1, तो R से R कट जाएगा, 1 आ जाएगा R1, ठीक। अब इसी तरह जब हम लोग, चूंकि ये बच्चों R1 से R1 कटेगा, यहाँ आ जाएगा 1 अपान R। तो अब जब इसी तरह हम लोग FAP को लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, ठीक इसी प्रकार जब हम लोग इन दोनों के बीच का जो कार्य निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, मतलब W को, मतलब धन परीक्षण आवेश को B से A तक जो लाने में कार्य करेंगे हम लोग, मतलब W B to A क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो चूंकि बच्चों ये है, अब चूंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ये R1 माइनस R2 होता जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा बच्चों, तो 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जब हम लोग तीसरा टर्म निकालेंगे तो 1 अपान R1 1 अपान R2 माइनस 1 अपान R3 आ जाएगा, बाकी ये चीजें सेम रहेंगी बच्चों। फील के साथ आप लोग पढ़िएगा, मजा बहुत आएगा। अब देखिए क्योंकि ये हो गया, अब हम लोग ऐसे ही WCB का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, W जब CV का निकालेंगे हम लोग तो Q इंटू क्यू नॉट अपान 4 पाई। तो बच्चों इसी प्रकार अब हम लोग देख लेते हैं, इसी प्रकार जो जैसे अब हम लोगों ने इस यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो देख लिया, B से A तक देख लिया, और अब वैसे ही C से जो B तक लाने में कार्य होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू 1 अपान यहाँ R2 तक आया था, तो अब R2 माइनस R3 आ जाएगा। तो ये बच्चों इन तीनों बीचों ऐसे ही हम लोग कार्य को धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और ऐसे ही C भी यहाँ मान लो D है, E है, तो ऐसे अब चूँकि हम लोग इनफाइनाइट तक मतलब अनंत तक तो निकाल नहीं सकते, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग इसका नेट कार्य निकालने की कोशिश करते हैं। तो नेट कार्य जब निकालेंगे तो मतलब कुल कार्य क्या होगा, या फिर लिख ले नेट कार्य। तो ये में अगर हम लोग इसको W मान लें, W2 मान लें, इसको हम लोग W3 मान लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस डॉट इनफाइनाइट तक, क्योंकि इनफाइनाइट तक हम लोगों को जाना है। तो अब चूंकि जब इसको ऐड करेंगे तो ये टर्म बच्चों देखो सब में कॉमन है, क्या है, सब में कॉमन है। ये है Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट, और ये है Q इंटू क्यू नॉट, ठीक बच्चों। तो ये टर्म अब सब में कॉमन है, तो अब हम लोग चूँकि इस टर्म को जब कॉमन ले लेंगे Q इंटू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो बचेगा क्या बच्चों 1 अपान R माइनस 1 अपान R1, ठीक, फिर प्लस
क्योंकि ऐड करना है सबको। और W2 में क्या बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक। और इसमें क्या बचेगा प्लस में बच्चों 1/R3 R2 माइनस 1/R3। अब चूंकि हम लोग जब ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे बच्चों तो डॉट 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 क्या बचेगा 1 इनफाइनाइट से, चूंकि वो 1 कम, ठीक। तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा और माइनस में 1/इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग ध्यान से देखें तो इससे एक ऐसे कटते जाएगा और इस जो लास्ट का ये टर्म होगा इससे जो इस लास्ट का टर्म होगा वो कट जाएगा बच्चों, ठीक। तो अब बचा क्या हम लोगों के पास Q इंटू क्यू नाट और बटे 4πε0 के और 1/R माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक। अब चूंकि बच्चों 1/इनफाइनाइट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1/इनफाइनाइट 0 होता है। तो बच्चों अब जो कुल कार्य निकल के आया वो क्या हो जाएगा, नेट कार्य क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू नाट बटे 4πε0 के और इंटू 1/R। अब हम लोगों ने क्या निकाल लिया, किसी जो ये परीक्षण आवेश है उसको यहाँ से बिंदु P तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है अब हम लोगों ने उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम लोग बच्चों देखेंगे विभव। तो अब विभव का जो वो होता है वो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, कार्य वो भी इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होता है और बटे क्या होता है बच्चों क्यू नाट। अब क्या है ये Q इंटू क्यू नाट बटे 4πε0 के इंटू 1/R और बच्चों बटे क्यू नाट। तो क्यू नाट से क्यू नाट हो जाएगा क्या कैंसिल। तो अब क्या बचा बच्चों, विभव इजकल टू Q/4π, इसको हम लोग लिखते हैं सुविधा के लिए 1/4πε0 के और Q/R। ओके बच्चों, ये रहा आपका वैद्युत विभव, वो भी किसी बिंदु के कारण, ठीक। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का ये आप लोगों का डेरिवेशंस हो गया। अब बच्चों इसी में हम लोग थोड़ा एक चीज़ देखते हैं कि अगर ये हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वैद्युत विभव की जो गणना कर रहे हैं, यदि हम लोग ये निर्वात में करते कि जहाँ मतलब हवा ना हो वायु ना हो तो वहाँ पे K की वैल्यू 1 रख दी जाती। आप लोग जानते हैं निर्वात के लिए K इक्वल टू 1 होता है, ठीक बच्चों। तो ये रही वैद्युत विभव की कहानी। और अब हम लोग एक चार्ज के कारण तो देख लिए, अब एक बिंदु आवेश के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब चूंकि हम लोग इसी को थोड़ा आगे मॉडिफाई कर लेते हैं, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव, निकाय के कारण विभव, ठीक बच्चों। अब बिंदु आवेशों के निकाय के कारण, निकाय मीन्स आप लोग समझ रहे हैं निकाय क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें कई सारे चार्ज हो सकते हैं बच्चों। तो अब मान लीजिए ये कोई एक निकाय है, ठीक, जिसमें ढेर सारे आवेश हैं। तो अब इस निकाय के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अलग अलग वैद्युत विभव होगा बच्चों। हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में अनंत से जो हम लोग परीक्षण आवेश को लाएंगे उस पर अलग अलग फोर्स भी लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस से चेंज हो जाएंगी बच्चों। क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो अब हम लोग अगर देखें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूँकि 1/4πε0, ये मान लीजिए Q1 आवेश है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4, ये Q5, ये Q6, ठीक। तो ये बच्चों ये टर्म तो कांस्टेंट है 1/4πε0 के, ठीक। अब जो ये बचेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर नहीं है, प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3
R3 प्लस डॉट 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 जितने भी आवेश होंगे उसको हम लोग आगे ऐड कर देंगे। तो ये क्या निकल गई बच्चों, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। ठीक, बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव की गणना हम लोग यहाँ से कर सकते हैं आराम से। तो बच्चों अब हम लोग लेक्चर को यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी कई चीज़ें पढ़नी है। तो आज वैद्युत विभव चूँकि ख़त्म नहीं हो सकता, लेक्चर लंबा खिंच चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक विभव के साथ, वैद्युत विभव के साथ, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक अभी पढ़नी है, जैसे वैद्युत प्रवणता हो गई, विभव प्रवणता हो गई, सॉरी, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और फिर शायद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। इसके दो एक टॉपिक और बचे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसे बच्चों। तब तक आप लोग मन से पढ़ाई करते रहिए। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके बच्चों, बाय।